चपा की पूड़ी होती है, उसको एक शाम पहले बनाते हैं, बड़ी लंबी सी बनाते हैं और फिर उसको कढ़ाई से निकालने के बाद दबा एक के ऊपर एक वो जो अरहर की खाड़ू कहते हैं ना, उसकी टोकरी में रख के और उसको पत्थर से कपड़ा रख के पत्थर से दबा देते हैं, फिर दूसरे दिन वो बड़ी मुलायम सी निकलती है। भैया आप इटावा से आते हैं और मठा के आलू और इटावा की बोली में जो स्वाद है आपकी नजरों में कैसा है इटावा? देखो, इटावा अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि पे गर्व होना ही चाहिए, मुझे भी है। आजकल तो इटावा बड़ा ही वायरल चल रहा है, लपेटे में नेताजी में इटावा के 3 कवि आते हैं, गौरव चौहान, अविनीश और मैं। लगातार कई बार तो ऐसा होता है कि एक तरफ के 3 लोग पूरे इटावा के ही होते हैं। हम लोग भी अभी औरैया 2000 से अलग जिला हो गया, पहले तो इटावा जिला ही हुआ करता था। इटावा एक्चुअली इष्टिकापुरी नाम से प्रसिद्ध था और इटावा की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं गंभीर बात कहने जा रहा हूं, 5 नदियों का संगम कहीं भी नहीं है। इवन प्रयागराज में भी अभी जहां अपन ने महाकुंभ किया वहां 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो इस समय विलुप्त है। लेकिन हमारे औरैया में 5 नदियों का संगम है जिसको पंचनद कहते हैं। और वहां यमुना, चंबल, कुंवारी, सिंध और पहुंच, ये 5 नदियां एकत्र होती हैं अजीत मल के पास। एक जगह है भरे, चकरनगर के आसपास, वहां 5 नदियों का संगम है। तो एक बहुत ही वर्सटाइल प्राकृतिक इसका स्वरूप भी हो गया। चूंकि यमुना और चंबल का मिला जुला स्वरूप है, चंबल तो आप जानते हो अपनी खारों के लिए प्रसिद्ध है, औरैया में भी लगभग वही सिनेरियो है। उन खारों में बहुत सारे बागी लोग भी लंबे समय तक रहे, लाला राम, श्री राम, फूलन देवी, ये सब उनके शेल्टर थे वहां पर। लेकिन ये बाद की हिस्ट्री है, उससे पहले वो क्रांतिकारियों का गढ़ था। निरंजन सिंह जूदेव, कुंवर रूप सिंह जूदेव, राम प्रसाद पाठक, बल्दू ब्रह्मचारी, जंगली मंगली वाल्मीकि, जिनका तीर का निशाना इतना सच्चा था कि अगर खींच के मार दें तो गोरी जो ब्रिटानी पलटन के लोग थे उनके माथे में तीर जाके धस जाता था। आगे चल के उनको जो हमारे पंडित गेंदालाल दीक्षित थे, जिन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा गया, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बिस्मिल उनको द्रोणाचार्य कहते थे, क्रांतिकारियों का गुरु कहते थे। तो उन्होंने उनको शामिल किया, मातृवेदी संस्था बनाई। भारत वीर मुकुंदीलाल गुप्त जो काकोरी एक्शन में भी शामिल थे। मेरे लिए गौरव का विषय है कि पंडित भारत वीर मुकुंदीलाल गुप्त काकोरी एक्शन में शामिल थे। और चूंकि औरैया के लोग हट्टे कट्टे होते हैं, घी की सबसे बड़ी मंडी है औरैया, रही है, अब तो खैर क्या ही है, तो तगड़े लोग थे। तो वो जो अंग्रेजों की ट्रेन से खजाने का बक्सा लूटा गया था, वो भारत वीर मुकुंदीलाल गुप्त अपने कंधों पर लेकर के भागे थे। ये हमारे औरैया का और इटावा का सामूहिक गौरव है। एओ ह्यूम जो कांग्रेस का, जिसको जनक कहा जाता है, स्थापक कहा जाता, संस्थापक कहा जाता है, वो इटावा का कलेक्टर था। उसने बहुत सारे अभियान चलाए क्रांतिकारियों के खिलाफ, उनसे जम करके लोहा लिया हमारे औरैया इटावा के वीर बहादुर रणबांकुरों ने। तो बहुत सारी कहानियां इटावा के साथ हैं। जहां तक सवाल मट्ठे के आलू और चपा की पूड़ी शायद आपके पॉडकास्ट के लोग तो पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, शायद विश्व में भी देखें। एक होती है पूड़ी सहज अपन बेल करके सेक के परोस देते हैं। चपा की पूड़ी होती है, उसको एक शाम पहले बनाते हैं, बड़ी लंबी सी बनाते हैं और फिर उसको कढ़ाई से निकालने के बाद दबा एक के ऊपर एक वो जो अरहर की खाड़ू कहते हैं ना, उसकी टोकरी में रख के और उसको पत्थर से कपड़ा रख के पत्थर से दबा देते हैं, फिर दूसरे दिन वो बड़ी मुलायम सी निकलती है। तो वो चपा की पूड़ी। मट्ठे के आलू तो डेलिशियस डिश है हमारे औरैया की। इसके साथ एक चीज और चलती है, गड्ढ की सब्जी। ये शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। जैसे अपने यहाँ मिक्स वेज चलती है, तो वो सूखी सी होती है, उसमें सारी सब्जियां मिला। हमारे यहाँ रसीले में गड्ढ की, उसमें सब कुछ डाल देते हैं जो भी है, उसको कुछ लोग अन्नकूट भी कहते हैं। तो उसमें जो भी सब्जियां उन दिनों उपलब्ध है सारी डाल करके, और फिर ये तीनों डिश प्राय हमारे यहाँ जितने भी प्रसाद के रूप में भंडारे होते हैं उसमें यही चलते हैं। और भाई साहब खाने वाले उंगलियां चाटते हैं। मैं सलूट करता हूं अपने यहाँ की डिश। और सच में कहता हूं, दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, उधर की ज्यादा मुझे डिशेस पता नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारे यहाँ के खान पान का वैभव है वो अपने आप में अद्भुत है। औरैया इटावा जनपद अपने आप में अद्भुत है। यहाँ की माटी उर्वरा है। बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ से गए हैं, बहुत सारे IAS IPS औरैया इटावा से निकले हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी और नेता हमारे यहाँ से निकले हैं। कई पार्टियों के संस्थापक हमारे इटावा जनपद के हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला के रख दिया। इस समाजवाद का एक नया दर्पण दिखाया पूरे हिंदुस्तान को। ऐसी पार्टियां हमारे जनपद से निकली हैं। सैफई उनका स्थान, तो क्या ही चर्चा करना। लेकिन हाँ, यह है कि अगर भारत का नक्शा आप बनाओगे तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसमें एक जिला इटावा भी है। अरे क्या बात है भैया। और मेरे को भी बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिल रही है जो मेरे को नहीं पता थी इटावा के विषय में। एग्जैक्टली। और भैया वहां पे एक मंदिर भी है महादेव का। हाँ,
उसके विषय में अगर कुछ महादेव का मंदिर तो इतना पुराना है। कन्नौज में उन दिनों जयचंद का राज हुआ करता था, महाराजा जयचंद। उनकी एक मुंहबोली बहन थी देवकला। तो उन्होंने देवकला अपने बहन की शादी की थी। हमारे यहाँ जालौन में एक स्टेट पड़ती है डाहर, उसके राजा थे विशोक देव। विशोक देव से जब देवकला का विवाह हुआ तो जब भी कन्नौज से उनका डोला चलता था तब हमारे औरैया में यमुना तट पर आकर शाम हो जाती थी। जब डाहर से वापस मायके आती थी देवकला तब भी यमुना तट पे ही शाम होती थी। ऐसा वो मिड पॉइंट था। तो रात में उस समय यात्राएं होती नहीं थी, आपको ध्यान हो, प्रकाश की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी नहीं। और फिर बेटी आ रही है तो उसको रात को नहीं कराते थे, कहीं ना कहीं उसको विश्राम देते थे। यमुना तट पे वो विश्राम स्थल हुआ करता था। तो राजा जयचंद ने, चूंकि ये शैव परंपरा के लोग थे, तो इन्होंने बहुत सारे भगवान शंकर के मंदिर बनाए। मेरा एक्चुअल जो गांव है बूढ़ा दाना औरैया जनपद में, वहां भी बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। उस पर किसी दिन फिर चर्चा करेंगे, या आज मौका मिला। बहरहाल वो महादेव का मंदिर, उसको देवकली महादेव ही कहते हैं, क्योंकि देवकला उनकी बहन थी, उसी पर उनका नाम मंदिर का नाम देवकला पड़ा। तो वो वहां पर बनाया गया। यमुना तट पर एक विश्रांति घाट बनाया उन्होंने, जिससे बहनें और सारी लोग, उनकी जो दासियां और सहेलियां हैं, वो स्नान कर सकें। तो वो विश्रांति धीरे धीरे करके विश्राते तद्भव उसकी शब्दावली हो जाती है, विश्राते कहने लगे। एक्चुअली विश्रांत घाट था वो, महादेव का मंदिर था वहां पर। बाद में फिर जब ये ग्रांड ट्रंक रोड बनी तो उसको एक छावनी का स्वरूप दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ये जो मैंने नाम लिए, रूप सिंह जूदेव, निरंजन सिंह जूदेव, इन्होंने जब क्रांतिकारी छापामार युद्ध ब्रिटानी सल्तनत के खिलाफ किए तो उन्होंने उस मंदिर को आगे चल के जो है शेल्टर हाउस के रूप में, अपना छापामार गुरिल्ला युद्ध के लिए एक छुपने का शरणस्थली के रूप में इस्तेमाल किया। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि ब्रितानी बंदूकें चली तो उसमें महादेव को भी एक अच्छर्रे लगे, आज भी उसके निशान है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो अपर्दन के कारण हुए, जो भी सच्चाई हो ऐसा लोग कहते हैं। पंडित राम प्रसाद पाठक जो वहां खानपुर गांव के थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। 6 दिन तक अंग्रेजों का बेड़ा रोके रखा था यमुना में, कालपी नहीं जाने दिया, क्योंकि वो रानी झांसी पर अटैक करने जा रहा था। तो इन्होंने यहीं रोक लिया 6 दिन तक। गासियों से, फावड़ों से, कुल्हाड़ियों से, पत्थरों से वो अंग्रेजों का बेड़ा, जिस पर तोपें लगी हुई थी, बंदूकें लगी हुई थी, उसको रोक करके 6 दिन यमुना में रखा था। और राम प्रसाद पाठक अपने 17 साथियों के साथ वहीं यमुना तट पे शहीद हुए थे। अभी जिला प्रशासन ने वहां पर उनका स्मारक भी बनाया। वाह 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 भैया, मैं भी आपसे जब मिलने गया था तो मुझे भी वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल, और बहुत प्यारी जगह है, इतनी शांति मिलती है वहां जाके। बहुत एरिया भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा एरिया, और यमुना तट पर है। और साथ में ही पार्श्व में मां मंगला काली की स्थापना है। मां मंगला काली भी ग्राम देवी हुआ करती थी, वहां भटपुरा एक गांव है। तो उनका भी बड़ा इतिहास है। बहुत सारे बागी वहां अपना मन्नतें मांगने के लिए, घंटा चढ़ाने के लिए आया करते थे। तो वो एक विशद इतिहास उन दोनों मंदिरों के साथ अनेक तरह से जुड़ा हुआ है, और हमारे लिए तो बहुत ही पूज्य है दोनों ही स्थान। हर हर महादेव। हर हर महादेव।